एजुकेटर आकृति सेठ आज आपके लिए लेके आई हूँ इंडियन पीनल कोड का चैप्टर नंबर 22 ऑफ लॉ फाउंडेशन बैच। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉ फाउंडेशन बैच के माध्यम से हमारा एम यही था कि हम आपकी जो नींव है, जो आपका फाउंडेशन है, जो आपका बेस है, उसको मजबूत करें। तो मेरा एम यही था इस बैच के माध्यम से कि जब हम आईपीसी को डील कर रहे हैं, इंडियन पीनल कोड को डील कर रहे हैं, जो कि हमारे कंट्री का पीनल लॉ डिसाइड करता है, पीनल लॉ के बारे में बताता है, एक सब्सटैंटिव लॉ है जो कि बताता है कि ऑफेंसेस क्या हैं और उनकी क्या पनिशमेंट दी गई है हमारे इंडियन पीनल कोड के अंदर। तो हम लोगों ने एक एक चैप्टर उठाया है और हम लोगों ने उसको सारे सेक्शंस को कवर किया, खूब सारे केस लॉस करे, खूब सारे हम लोगों ने क्या करे, एग्जाम्पल्स करे, जिससे कि जो आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो बनी रहे। जब हम लोग कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल्स के माध्यम से पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स की हेल्प से पढ़ते हैं, तो होता क्या है कि कभी कभी हम लोग कॉन्सेप्ट तो भूल जाते हैं, बट वो जो कहानियां होती है ना, वो हम लोग नहीं भूलते। तो इसी अप्रोच से आप लोगों को इस सब्जेक्ट को पढ़ना है और अपने लॉ का जो करियर है उसको बढ़ाना है, उसको अच्छे से इम्प्रूव करना है, अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना है। तो जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 22 पे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 21 किया था, जहां पे हम लोगों ने 499 सेक्शन से लेके 502 पढ़ा, जहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, डेफर्मेशन क्या होती है। अगर आप इंटेंशनली नॉलेज के साथ या फिर आपको रीजन टू बिलीव है, आप कोई भी ऐसी बात बोलते हो जो सामने वाले की रेप्यूटेशन को हार्म कर सकती है, तो वो अपने आप में क्या बोला जाएगा कि आप उसको डिफेम कर रहे हो। अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो जो आप उसके जो मॉरल कैरेक्टर है या फिर जो इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर है उसको लोअर कर रहे हो, सोसाइटी में उसकी क्रेडिबिलिटी को लोअर कर रहे हो, कास्ट कॉलिंग कर रहे हो या फिर उसको डिसग्रेसफुल बता रहे हो सोसाइटी में, तो आप क्या कर रहे हो, आप डेफोमेशन कर रहे हो। डेफोमेशन एक डेड पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकती है और ये माना जाता है कि अगर वही बात आपने किसी लिविंग बीइंग के लिए भी बोली होती, किसी ह्यूमन बीइंग के लिए बोली होती, तो वो भी डेफोमेशन मानी जाएगी अगर आपने वो किसी डिसीज के लिए बोली है, क्योंकि वो इतनी कैपेबिलिटी रखती है कि वो किसी डिसीज की फैमिली को, रिलेटिव्स को हर्ट कर सकती है, उनकी फीलिंग्स को। डेफोमेशन एक कंपनी के अगेंस्ट भी हो सकती है, कलेक्टिव ऑफ पर्संस, एसोसिएशंस ऑफ पर्संस के अगेंस्ट भी हो सकती है। डेफोमेशन आयरॉनिकल तरीके से भी कोई बात बोली जाए तो भी डेफोमेशन हो सकती है, सरकाज़म भी डेफोमेशन के अंदर आ सकता है। तो ये 4 एक्सप्लेनेशंस हम लोगों ने कवर करी। उसके बाद हम लोगों ने क्या कवर करा, हम लोगों ने इसकी 10 एक्सेप्शंस को कवर किया, जहां पे हमने बोला कि अगर आप कोई चीज पब्लिक गुड के लिए बोल रहे हो या फिर पब्लिक कंडक्ट है पब्लिक सर्वेंट का, या फिर आप कुछ भी चीज पब्लिक क्वेश्चन से रिगार्डिंग बोल रहे हो, पब्लिकेशन कर रहे हो किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, या फिर मेरिट्स ऑफ द केस के बारे में कोई बात को बोल रहे हो, सेंसर है जो कि पास किया जा रहा है किसी भी बंदे के द्वारा गुड फेथ में और उसको लॉफुल अथॉरिटी है, या फिर कोई भी एक्विजिशन है जो कि बोली जा रही है इन गुड फेथ टू द ऑथराइज्ड पर्सन, या फिर आप इम्प्यूटेशन कोई भी बोलते हो, इम्प्यूटेशन करते हो, एलिगेशन लगाते हो, अक्यूज करते हो किसी को, और आप क्यों कर रहे हो, बिकॉज आप इंटरेस्टेड हो या फिर किसी और के इंटरेस्ट के लिए आप बोल रहे हो। अगर आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हो फॉर गुड फेथ, इन गुड फेथ कर रहे हो, और आप कोई भी बात कन्वे कर रहे हो फॉर द पब्लिक गुड, तो ये सारी एक्सेप्शंस हम लोगों ने कवर करी। एंड इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन नंबर 500 जो कि डेफेमेशन की पनिशमेंट को बताता है। उसके बाद 501 में हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर आप प्रिंट करते हो या इनग्रेव करते हो कोई भी मैटर जो कि आपको पता है अपने आप में डेफोमेटरी है, किसी की रेपुटेशन को हार्म कर सकता है, तो आप 501 के अंदर पनिशेबल होगे। और अगर ये जो चीज आपने प्रिंट करी है या इनग्रेव करी है सेक्शन 501 के अंदर, अगर आप इसी को सेल करते हो या फिर ऑफर टू सेल करते हो, ऑफर टू सेल करते हो, तो आप गिल्टी होगे अंडर सेक्शन 502। तो ये सारे सेक्शंस को हम लोगों ने डेफर्मेशन में कवर किया, कुछ केस लॉज भी पढ़े और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 21 को खत्म कर दिया। अब क्या समझने की बात है कि आज के इस लेक्चर में हम लोग डील करने वाले हैं चैप्टर नंबर 22, और मैंने आपसे पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन पूछा था कि आईपीसी में टोटल कितने चैप्टर्स हैं और आईपीसी में टोटल कितने नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, ये आप लोग मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो मैं दोबारा पूछती हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो प्लीज उसको लिख के बताइए कि कितने चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शंस हैं। अब जो आज के हमारे चैप्टर का नाम है वो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट और अनोयंस। तो क्रिमिनली इंटिमिडेट करना, किसी को डराना, धमकाना, धमकी देना, ठीक है, थ्रेटनिंग करना, इंसल्ट करना, अनोयंस करना, ये सारे सेक्शंस आज हम कवर करने वाले हैं।
सेक्शन नंबर 503 से लेके 510 तक आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, अब बात करते हैं कि ये किन सब के लिए रेलेवेंट है। तो अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो और आपका स्टेट का प्रीलिम का पेपर है या फिर मेंस का पेपर है या फिर आपका इंटरव्यू का पेपर है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये चैप्टर से कई बार आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप अपनी स्टेट जुडिशरी के प्रीवियस एक क्वेश्चन उठाओगे तो आपको जरूर इस पोर्शन से कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हो तो करंट लीगल नॉलेज आपकी जो पूछी जाती है, लीगल एप्टीट्यूड का जो आपका पेपर होता है, उसमें पैसेजेस आते हैं बड़े और उन्हीं के बेसिस पे आते हैं क्वेश्चंस। बट जब तक हमें पता ही नहीं है कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या होता है, इंसल्ट क्या होता है, अनॉयंस क्या होता है, हमें उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में काफी दिक्कत होती है। तो अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हो या फिर आप कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखने वाले हो, तो आपके लिए ये सेशन रेलेवेंट हो सकता है। अगर आप एक एलएलबी स्टूडेंट हो और आपका सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला है, तब भी आपके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि चैप्टर नंबर 22 से कई बार आपका एक बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है। और अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में, आपके लिटिगेशन के करियर में भी आपके सामने ऐसे केसेस आ सकते हैं और आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। आपको पता होना जरूरी है कि इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। एग्जाम्पल्स के फॉर्म में आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, जिससे कि आने वाले अपने लिटिगेशन के करियर में आप लोगों को तकलीफ ना हो और आप लोग बहुत ही आसानी से ऐसे केसेस को टैकल कर सकें। ठीक है, तो अब क्या समझना है कि आज के हम इस लेक्चर में कौन से टॉपिक्स को डील करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 22 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या होता है और उसकी पनिशमेंट क्या दी गई है। अगर क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो रहा है किसी अनोनिमस कम्युनिकेशन के द्वारा, अनोनिमस कम्युनिकेशन मतलब किसने वो कम्युनिकेशन की है हमें नहीं पता। अनोनिमस का क्या मतलब है कि किसके द्वारा वो चीज भेजी गई है, वी आर नॉट अवेयर। ठीक है, अगर आपका इंसल्ट हम पढ़ेंगे, इंसल्ट का सेक्शन पढ़ेंगे, तो अब क्या समझना है कि चैप्टर नंबर 22 का एक बार आपको ये फ्लो चार्ट समझना जरूरी है। एक ये ओवरव्यू मान के चल ले इसको। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 22 में सेक्शन 503 क्या कहता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। कोई भी अगर थ्रेटन करता है किसी को कि मैं इंजरी कॉज कर दूंगा, या तो तुझे, या तो तेरी प्रॉपर्टी को, या फिर तेरी रेपुटेशन को, तेरी या फिर किसी इंटरेस्टेड पर्सन की, इवन अगर कोई डेड पर्सन की बात हो रही है, तो ये तो हो गया एक्टस रियस। अब एक्टस रियस का जब हमने सेशन किया था, जब हमने लेक्चर किया था, तो आपको पता है या फिर आप लोग अपने कॉलेज में भी पढ़ के आए हो कि एक्टस रियस क्या होता है, ह्यूमन कंडक्ट का कॉन्सिक्वेंस। ओके, तो बेसिकली आपने बोला कि मैं धमकी दे रहा हूं कि मैं इंजरी कॉज करूंगा, या तो तुझे, या तो तेरी प्रॉपर्टी को, या तो तेरी रेपुटेशन को, तुझे या फिर तेरी किसी इंटरेस्टेड पर्सन को, उसमें डेड पर्सन भी इंक्लूड होता है। तो ये हो गया हमारा एक्टस रियस। और आपकी इंटेंशन क्या है, आपका मेंजरिया क्या है कि आप उसको अलार्म कॉज करना चाहते हो, आप उसको चौंकाना चाहते हो, या फिर आप उसको एक कोई ऐसा एक्ट कराना चाहते हो जो उसको लीगली बाउंड नहीं था करने के लिए। बेसिकली कोई ऐसा काम कराना चाहते हो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो लीगली बाउंड नहीं था वो चीज करने के लिए, या फिर उससे कोई ऐसा काम कराना चाहते हो जो कि उसको लीगली बाउंड था। बेसिकली उम्मीद करवाते हो उससे कोई ऐसा काम करने के लिए जो कि उसको करना था। तो अगर आप लोगों को सेक्शन 32 और 33 याद हो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ये करा था कि एक्ट इज इक्वल टू इलीगल ओमिशन ऑल्सो, or this can be one single act also and series of act also. It can be a single omission also and a series of omission also. तो क्या समझने की बात है कि अगर आप किसी को धमकाते हो और उसको धमकाते हो कि मैं तुझे इंजरी कॉज कर दूंगा, तुझे, तेरी प्रॉपर्टी को, या फिर तेरी रेपुटेशन को, या फिर तेरे किसी इंटरेस्टेड पर्सन को जो कि डेड पर्सन भी हो सकता है, और आपका खुराफाती माइंड क्या है, आपका मेंजरिया है कि आप उस बंदे को डराना धमकाना चाहते हो, अलार्म कॉज करना चाहते हो, चौंकाना चाहते हो, या फिर उससे कोई ऐसा काम कराना चाहते हो जो वो लीगली बाउंड नहीं था, या फिर उसको रोकना चाहते हो ऐसा कोई काम करने के लिए जो वो लीगली बाउंड था, तो आप क्या कर रहे हो, आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहे हो। इसकी पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 506 में। और अगर आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन करते हो, आप इंटेंशनली किसी को इंसल्ट करते हो, प्रोवोक करते हो कि वो ब्रीच ऑफ पीस करे, जो शांति है उसको भंग कर दे, तो आप कहाँ गिल्टी होगे, सेक्शन 504 के अंदर आप गिल्टी होगे। अब बेसिकली जब हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन की बात करते हैं, तो जो सेक्शंस इन्वॉल्व हैं वो है सेक्शन 503, 506 और 507,
जो हम अभी कवर करने वाले हैं। तो 503 क्या कहता है, अगर आप किसी को थ्रेटन करते हो कि आप इंजरी कॉज करोगे उस बंदे को या फिर उसकी रेपुटेशन को या फिर उसकी प्रॉपर्टी को या फिर उसके किसी इंटरेस्टेड पर्सन को, और आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी इंटेंशन है कि आप उसको चौंकाना चाहते हो या फिर आप उससे ऐसा कोई काम कराना चाहते हो जो वो लीगली बाउंड नहीं था, या फिर आप उससे रोकना चाहते हो कि वो कोई ऐसा काम करे जो वो लीगली बाउंड था, तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो क्रिमिनल इंटिमिडेशन। डराना, धमकाना, थ्रेटन करना, किसी को धमकी देना, ये अपने आप में क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता है। अगर आप किसी को डराते हो, धमकाते हो कि मैं तेरी रेपुटेशन को इंजर कर दूंगा या फिर किसी डिसीज्ड पर्सन की रेपुटेशन को इंजर कर दूंगा और इस चीज के लिए उसको धमकी देते हो, तो भी आप इस सेक्शन के अंदर आ जाते हो। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो रही है किसी रेपुटेशन को हार्म करने की, तो वो एक डिसीज्ड पर्सन की भी हो सकती है, जैसे कि हमने बात किया कि डेफोमेशन एक डिसीज्ड पर्सन का भी हो सकता है, सेक्शन 499 में हमने ये भी पढ़ा था। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए जो है वो इंड्यूस करता है बी को कि वो एक सिविल सूट को प्रोसिक्यूट ना करे, और वो क्या बोलता है कि अगर तूने सिविल सूट फाइल किया ना तो मैं तेरा घर जला दूंगा। तो बेसिकली मैं तेरा घर जला दूंगा, अब इसका क्या मतलब है, थ्रेटन किया कि इंजरी कॉज करूंगा तेरी प्रॉपर्टी को, और उसको रोका कि वो ओमिट करे टू डू व्हाट ही इज लीगली बाउंड टू डू। तो जब आप सामने वाले इंसान को धमकी दे रहे हो और उसको बोल रहे हो कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये जला दूंगा, या फिर आपने उसको बोला कि तू सिविल सूट फाइल करेगा तो मैं तेरा घर जला दूंगा, या फिर आपने उसको बोला अगर मुझे ये चेन नहीं दी तो मैं तेरी बेटी को मार दूंगा। सो बेसिकली आप उसको धमकी दे रहे हो, आप उसको थ्रेटन कर रहे हो कि आप कोई इंजरी कॉज कर दोगे किसी प्रॉपर्टी को, रेपुटेशन को, या फिर पर्सन को, या फिर वो डिसीज पर्सन भी हो सकता है, उसकी रेपुटेशन को, अगर वो चीज नहीं करता जो आप उसको कह रहे हो। बेसिकली आप उससे कोई ऐसा काम करा रहे हो जो वो खुद से करना नहीं चाहता था, तो आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए गिल्टी हो गए। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, सबसे पहले आप धमकी दे रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो सामने वाले बंदे को कि आप इंजरी कॉज करोगे उसकी पर्सन को, उसकी बॉडी को, रेपुटेशन को, या फिर प्रॉपर्टी को, या फिर किसी इंटरेस्टेड पर्सन को, जो कि इंक्लूड करता है डेड पर्सन ऑल्सो। ओके, दूसरी चीज जो थ्रेटन हो रहा है उसमें इंटेंशन क्या है, उसमें मेंजरिया क्या है, आपका मेंजरिया है कि आप सामने वाले को अलार्म कॉज करना चाहते हो, आप सामने वाले को चौंकाना चाहते हो, या फिर आप उससे कोई ऐसा काम कराना चाहते हो जो वो लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए, या फिर आप उससे कोई ऐसा काम करने से रोकना चाहते हो जो कि वो लीगली बाउंड था। जैसे कि अगर ए बोलता है धमकी देके बी को, थ्रेटन हिम if you feed X I will kill your son। तो अब मान लो X कोई है इनके घर में, X को इनका बूढ़ा माँ बाप है जिनको इनको खाना प्रोवाइड करना इनकी लीगली ड्यूटी थी, दे वर लीगली बाउंड टू टेक केयर ऑफ X। बट यहाँ पे ए ने इसको थ्रेटन किया कि अगर तुमने X को खाना दिया, अगर तुमने उनकी देखभाल की तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। तो यहाँ पे धमकी दी, थ्रेटन किया उसको कि मैं इंजरी कॉज कर दूंगा तुम्हारे बेटे को, और उससे कोई ऐसा काम करने से रोका जो वो लीगली बाउंड था करने के। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, इन एग्जाम्पल्स को आपको ध्यान रखना है। प्रिंसिपल क्या है कि जो एंजाइटी है और मेंटल एंग्विश है जो कि कॉज किया जाता है इंजरी के द्वारा, जो कि आप मेंटल इंजरी कर रहे हो, जब मैं आपको धमकी दे रही हूँ कि मैं ऐसा कर दूंगी, या फिर मैं आपके सिर पे पिस्तौल रख रही हूँ और आपको धमकी दे रही हूँ कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी, ठीक है, तो मैं बेसिकली जो एंजाइटी क्रिएट कर रही हूँ, नर्वसनेस क्रिएट कर रही हूँ, मेंटल टेंशन क्रिएट कर रही हूँ, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इवन ग्रेटर एक्चुअल इंजरी से। वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जब एक्चुअल में अगर चोट लगी होती तो शायद वो इतना ज्यादा खतरनाक ना होता जितना मैंने ये मेंटल फियर क्रिएट कर दिया है। तो जैसे कि जो आपका क्या हो रहा है, बेसिकली आप जो शांति को भंग कर रहे हो, आप जो है, जो लॉ हमारा ये कहता है कि आपको स्टेबिलिटी बना के रखनी है, पीस एंड स्टेबिलिटी, हार्मनी बना के रखनी है सोसाइटी में, आप उसको भंग कर रहे हो, आप थ्रेटन कर रहे हो किसी को इंजरी कॉज करने के लिए, तो हम क्या बोल देंगे कि आप गिल्टी हो गए अंडर क्रिमिनल इंटिमिडेशन। Offense of criminal intimidation requires a person or another who is especially interested to be threatened।
तो या तो आप उस बंदे को ही धमकी दे रहे हो कि मैं तुझे चोट पहुंचाऊंगा, या फिर किसी इंटरेस्टेड पर्सन को कर रहे हो, तो ये जरूरी है। ये भी जरूरी है कि आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप सामने वाले को अलार्म कॉज करो, बेसिकली आप सामने वाले को चौंका दो, उसको डराओ धमकाओ, या तो उसके खुद के लिए या फिर उसके किसी इंटरेस्टेड पर्सन के लिए। इंटेंशन itself might be complete though it could not be affected। इंटेंशन है आपकी तो आप गिल्टी हो जाओगे क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए। अब हमें केस लॉ करना है। केस लॉ का नाम है मंगेश जीवाजी, 1887 का बॉम्बे का ये केस है। बात कर रहा है थ्रेटनिंग अ पर्सन इंजरी। तो थ्रेटनिंग का क्या मतलब है? थ्रेटनिंग का मतलब है if one does not do what the person threatening wants then that person will cause hurt। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा, ये हो गई धमकी। तो बेसिकली यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है, यहाँ पे जो मैं अपनी बात बोल रही हूँ आपको, मैं जो आपको थ्रेटन कर रही हूँ, आपको धमकी दे रही हूँ कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या कर दूंगी, आपके बच्चे को इंजरी कॉज कर दूंगी, उसको हर्ट कर दूंगी, या फिर आपके अगेंस्ट कोई डेफेमेटरी चीज बोल दूंगी, या फिर आपकी कोई प्राइवेट पिक्चर्स को लीक कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं धमकी दे रही हूँ आपको कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये कर दूंगी, मैं आपको इस प्रकार से इंजरी प्रोवाइड कर दूंगी, इंजरी पहुंचा दूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं थ्रेटनिंग कर रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। जो मैं धमकी दे रही हूँ उसको मुझे कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। That threat must be to a person and threat is to cause some injury। For example, if X says the thief that if the thief does not give him back the stolen property, then he will complain about the theft, then this is not a threat under this section। अगर आप उस चोर को बोल रहे हो कि भाई अगर तूने मेरा सामान मुझे वापस नहीं दिया ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, तो यहाँ पे कोई भी इलीगल हार्म नहीं कॉज कर रहे आप उसको। उसने जो ऑफेंस किया है अगर वो आपको वापस नहीं देता तो इट इज ऑब्वियस कि आप पुलिस में कंप्लेंट करोगे। तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक धमकी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि थेफ्ट अपने आप में ही एक इलीगल एक्ट था। और अगर आप उसके बारे में रिपोर्ट करने की बात कर रहे हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप उसको इंजरी कॉज कर रहे हो, तो ये अपने आप में थ्रेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब क्या समझने की बात है, सेकेंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट कहता है कि इंजरी कॉज करनी है या तो उसकी बॉडी को, या तो रेपुटेशन को, या तो प्रॉपर्टी को। तो जो थ्रेट कॉज कर रहे हो वो किस चीज के लिए है कि मैं इंजरी पहुंचाऊंगा, खतरा पहुंचाऊंगा तुम्हें, तुम्हारी बॉडी को, या तुम्हारी रेपुटेशन को, तुम्हारी इज्जत को, या फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी को। तो आप क्या बोल रहे हो कि आप एक इंडिविजुअल बंदे की अगर हम बात करें, उसके कैरेक्टर को, उसकी बॉडीली फॉर्म को, या फिर उसकी रेपुटेशन को, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑनर की बात होती है, क्रेडिट की बात होती है, क्रेडिबिलिटी की बात होती है, कैरेक्टर की बात होती है, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, मॉरल कैरेक्टर की बात होती है। अगर आप उसको बदनाम करोगे तो वो क्या हो सकता है, आप इंजरी प्रोवाइड कर रहे हो उसको। आप प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, आप उसकी गाड़ी को इंजरी प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी बाइक को इंजरी प्रोवाइड कर रहे हो, उसके लैपटॉप को इंजरी कर रहे हो, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है जहां पे आप उसके घर को कुछ इंजरी कर रहे हो, घर तोड़ रहे हो, आग लगा रहे हो। तो यहाँ पे आप किसी भी फॉर्म ऑफ इंजरी की बात कर सकते हो। ठीक है, अब क्या समझना है, अगर आप इंजरी करते हो उस बंदे को, या फिर उसकी रेपुटेशन को, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को, बट उस बंदे को नहीं, उसके किसी इंटरेस्टेड पर्सन को। तो जैसे हर एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, उसका ध्यान रखना, उसका पालन पोषण करना वो माँ बाप की जिम्मेवारी होती है। सिमिलरली अगर आप किसी केस में बात करो कि कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, तो वो भी इंटरेस्टेड पार्टी हो सकती है। तो अगर आप धमकी देते हो कि तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगा, तुम्हारी बीवी को किडनैप कर दूंगा, उसको पॉइजन दे दूंगा, तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो इंजरी टू द इंटरेस्टेड पर्सन। तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी बीवी की फोटोज को लीक कर दूंगा, वायरल कर दूंगा, तो दिस इज ऑल्सो इंजरी टू द रेपुटेशन ऑफ एन इंटरेस्टेड पर्सन। और यहाँ पे भी ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन का फॉर्म हो सकता है। अब आपको क्या समझना है, प्रॉपर्टी इज मिसिंग हियर मे बी ऑन अ पब्लिक पॉलिसी। फॉर एग्जांपल अगर एक्स जो है वो थ्रेटन करता है वाई को दैट इफ ए डज नॉट विड्रॉ द केस देन ही विल किल वाई हु हैपेंस टू बी द सन ऑफ ए, या फिर वो थ्रेटन करता है प्लीडर ऑफ वाई को कि ही विल कॉज बॉडीली इंजरी टू द प्लीडर इफ वाई डज नॉट टेक बैक हिज कंप्लेंट। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी मिसिंग है, बट यहाँ पे किसी पर्सन की रेपुटेशन की बात हो रही है या फिर उसकी बॉडीली इंटीग्रिटी की बात हो रही है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब
जो थ्रेट है उसकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए आपकी, यहाँ पे मेंजरिया होना चाहिए कि आप सामने वाले को चौंकाना चाहते हो, आप उसको अलार्म कॉज करना चाहते हो, आप उसके मन में भय पैदा करना चाहते हो, डर पैदा करना चाहते हो, फियर पैदा करना चाहते हो, एंजाइटी नर्वसनेस पैदा करना चाहते हो, या फिर कोई भी उसको ये चीज डराना चाहते हो कि कोई एक अनप्लेजेंट चीज हो जाएगी। तो ये जो हमारी बात है कॉज अलार्म, ये बहुत ही एक वाइडर टर्म है और ये हर एक चीज को इंक्लूड कर सकती है। बेसिकली आपको क्या करना है, आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन में इंटिमिडेट करना, किसी को डराना धमकाना, उसको थ्रेटन करने का मतलब है कि आप किसी के मन में इतनी अनप्लेजेंट फीलिंग ले आते हो, इतना ज्यादा उसको डरा धमका देते हो कि वो भय के अंदर आके, डर के अंदर आके आपकी बात मान जाता है, ठीक है। बट वेदर द पर्सन वॉज एक्चुअली फ्राइटेंड और नॉट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अपने आप में अगर आपकी इंटेंशन है कि आप ऐसे फियर को, एंजाइटी को, नर्वसनेस को पैदा करना चाहते हो और आप उसके रिगार्डिंग एक एक्ट करते हो, तो वो अपने आप में सफिशिएंट बन जाता है एक ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन का बनाने के लिए, ठीक है। पांचवा एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, अगर आप उसको थ्रेटन करते हो और आपकी इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंट क्या है कि आप उससे कोई ऐसा काम कराना चाहते हो जो वो लीगली बाउंड नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने किसी के बच्चे के ऊपर बंदूक रख दी और बोला यहाँ से ये सारा माल चोरी करो, अगर चोरी नहीं किया तो मैं तुम्हारे बच्चे के ऊपर, बच्चे को मार दूंगा, तो तुम उससे कोई ऐसा काम करा रहे हो जो वो लीगली बाउंड नहीं था, जो वो काम करना भी नहीं चाहता था, बट आपने उससे जबरदस्ती कराया क्योंकि आपने उसको क्रिमिनली इंटिमिडेट किया, आपने उसको धमकी दी, आपने उसके मन में भय पैदा किया, फियर पैदा किया कि वो आपके बच्चे को मार देगा अगर आपने यहाँ का माल चोरी नहीं किया। एग्जाम्पल के तरीके से when there is a hostility between A and B, A threatens a police officer that if he does not register a criminal complaint against B, he will kill the son of the police officer. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो रहा है। Here the police officer is not legally bound to register a case against B, but जब वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, यहाँ पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पे चाहे वो केस रजिस्टर करे ना करे, अगर आपकी इंटेंशन थी और आपने उस बंदे को ये बात बोली, आपने उस बंदे को ये फीलिंग दी, तो वो अपने आप में आपकी आपकी क्रिमिनल इंटिमिडेशन का एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाते हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर उसको मारे या फिर ना मारे, चाहे वो पुलिस ऑफिसर वो कंप्लेंट रजिस्टर करे या फिर ना करे। अब सिक्स्थ एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि आप उसको धमकी दे रहे हो और आपकी इंटेंशन है कि आप उससे रोको ऐसा काम करने के लिए जो वो लीगली बाउंड है। जैसे कि अगर एक कोई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, कोई पुलिस ऑफिसर है, वो किसी को अरेस्ट करने आया है और आपने उस पुलिस ऑफिसर की बीवी के ऊपर रख दिया चाकू और यहाँ पे गले पे चाकू रख के बोला अगर तुमने इसको अरेस्ट किया ना तो मैं तुम्हारी बीवी को काट दूंगा। तो अब वो पुलिस ऑफिसर क्या था, वो पुलिस ऑफिसर लीगली बाउंड था टू अरेस्ट अ पर्सन, बट आपने उसको ओमिट कराया कोई ऐसा काम करने के लिए जो वो लीगली बाउंड था। और आपने ये कैसे किया, आपने उसके दिमाग में फियर कॉज किया कि आप उसकी बीवी को मार दोगे, काट दोगे, इंजरी कॉज कर दोगे। तो इफ एक्स अ क्रिमिनल फेसिंग द चार्ज ऑफ अ मर्डर थ्रेटन्स द मजिस्ट्रेट दैट, अगर उन्होंने एक जजमेंट प्रोनाउंस कर दी उसके अगेंस्ट which he is actually bound to pronounce, then वो magistrate आपका घर जला देगा। तो यहाँ पे if the magistrate does so to avoid the execution of the threat, it is the omission of the act which he was legally bound to do। तो बेसिकली जब आप मजिस्ट्रेट साहब को धमकी दे रहे हो कि अगर आपने मेरे खिलाफ जजमेंट सुना दी ना तो मैं आपका घर जला दूंगा, तो अब मजिस्ट्रेट साहब की तो ड्यूटी थी, मजिस्ट्रेट साहब वाज लीगली बाउंड टू एक्चुअली प्रोनाउंस द जजमेंट, बट अगर उन्होंने ये जजमेंट प्रोनाउंस नहीं करी, डर के मारे, भय के मारे, फियर के मारे, तो आपने क्या किया है, आपने क्रिमिनली इंटिमिडेट किया है उनको। अब कुछ केस लॉज देखने हैं आपको। गूंगा चंद्र सेन वर्सेस गौर चंद्र बंकिया 1888 का केस है। द जिस्ट ऑफ ऑफेंस इज द इफेक्ट दैट which the threat is intended to have upon the mind of the person। तो बेसिकली क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आप माइंड का खेल है, सारा दिमाग का लोचा है। तो आप जब किसी के माइंड को ऐसा इन्फ्लुएंस कर देते हो कि आप उसके अंदर फियर कॉज कर देते हो कि वो आपकी बात मानने पे मजबूर हो जाता है, वो डर जाता है और वो आपकी बात मानने पे मजबूर हो जाता है, तो आप क्या कर रहे हो, आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहे हो। दोरास्वामी अय्यर मद्रास का केस है। द थ्रेट मस्ट बी वन which can be put into execution by the person threatening। ऐसी थ्रेट होनी चाहिए जिसको आप एक्चुअली में एग्जीक्यूट कर सको।
गोविंद बॉम्बे का केस है, अ थ्रेट इन ऑर्डर टू बी इंडिक्टेबल मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू कॉज अलार्म टू द कंप्लेनेंट। तो बेसिकली इंटेंशन क्या होना चाहिए, आप सामने वाले बंदे को अलार्म कॉज करना चाह रहे हो, उसको चौंकाना चाह रहे हो। मेयर अ वेग एलिगेशन बाय द अक्यूज दैट वो रिवेंज लेना चाह रहा है कोई भी फॉल्स कंप्लेंट से, वो अपने आप में क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं होगी। वो जो थ्रेट होनी चाहिए वो एक्चुअली में वेग नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए इसमें। कुछ और केसेस के नाम है आपके लिए, हबीबुल्ला खेरुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, बीवीएस राव वर्सेस नंदीपति मत्या, आरसी नायक वर्सेस स्टेट, एमआई मरकरिया वर्सेस इस्माइल मरकरिया, फिलिप रेंजल वर्सेस एम्पर। ये कुछ केस लॉस के नाम है क्रिमिनल इंटिमिडेशन पे। अब क्या समझने की बात है, सेक्शन 505 क्या कहता है। सेक्शन 505 ये कहता है कि अगर आप कोई स्टेटमेंट बोलते हो जो कि पब्लिक मिसचीफ को अमाउंट करता है, तो क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि अगर आप म्यूटनी कॉज कर रहे हो या फिर डिसरिगार्ड कर रहे हो या फिर अपनी फेलियर कर रहे हो ड्यूटी को परफॉर्म करने का जो आपको करनी थी एज बीइंग द मेंबर ऑफ द आर्मी, तो आप गिल्टी होगे अंडर सेक्शन 505। या फिर आप पब्लिक को इंड्यूस कर रहे हो टू कमिट एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट या फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। या फिर आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो इंसाइट ऑफेंस अगेंस्ट एनी क्लास या फिर कम्युनिटी, तो आप सेक्शन 505 के अंदर गिल्टी हो गए। अब सेक्शन 505 में क्या ध्यान रखना है कि 3 सब क्लॉजेस हैं। पहले सब क्लॉज में अगर आप कोई भी स्टेटमेंट कर रहे हो, कोई भी बंदा कोई स्टेटमेंट बोलता है या फिर पब्लिश करता है या फिर सर्कुलेट करता है, कोई भी स्टेटमेंट, या तो वो र्यूमर हो या फिर वो रिपोर्ट हो, ठीक है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट बोलता है जैसे कि वो उसका इंटेंशन है, उसकी इंटेंशन क्या है कि वो कॉज करना चाहता है कोई भी ऑफिसर, सोल्जर, सेलर, एयरमैन इन आर्मी या फिर नेवी या फिर ऑफिस एयर फोर्स ऑफिस ऑफ इंडिया टू म्यूटनी, तो वो बेसिकली म्यूटनी कॉज करना चाह रहा है, वो लड़ाई कराना चाह रहा है, दंगे कराना चाह रहा है और वो ये चाह रहा है कि वो डिसरिगार्ड करे अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। तो वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है अपने 505 सब क्लॉज 1 के अंदर एक ऑफेंस, जहां पे आप पब्लिश कर रहे हो, सर्कुलेट कर रहे हो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा र्यूमर जहां पे आपकी इंटेंशन है कि आप क्या करना चाह रहे हो, इन तीनों में से एक चीज, म्यूटनी कॉज करवाना चाह रहे हो, डिसरिगार्ड कराना चाह रहे हो, या फिर जो वो आर्मी का मेंबर है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करे, तो आप गिल्टी होगी अंडर सब क्लॉज 1, ठीक है। या फिर उसका ही सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या कहता है, अगर आपकी इंटेंट है टू कॉज या फिर आप इंड्यूस करना चाहते हो, फियर कॉज करना चाहते हो और आप क्या कराना चाहते हो, आप पब्लिक को उकसा रहे हो कि वो कोई ऑफेंस करे अगेंस्ट द स्टेट या फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, तो आप गिल्टी हो गए अंडर सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। या फिर आपकी इंटेंट है टू इंसाइट ऑफेंस अगेंस्ट एनी क्लास, कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स, या फिर कोई भी ऐसा ऑफेंस करे जहां पे आप किसी और कम्युनिटी या फिर क्लास के अगेंस्ट कुछ ऑफेंस कर रहे हो, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट बोल रहे हो, कोई भी ऐसी बात को पब्लिश कर रहे हो, सर्कुलेट कर रहे हो, र्यूमर स्प्रेड कर रहे हो, तो आपको सजा हो सकती है 3 साल तक की जेल और आपके ऊपर फाइन भी हो सकता है और दोनों भी देने पड़ सकते हैं। अब सेकेंड सब क्लॉज क्या कहता है कि अगर आप कोई भी ऐसी स्टेटमेंट बनाते हो, क्रिएट करते हो जहां पे आप एनिमिटी को प्रमोट कर रहे हो, हेट्रेड फीलिंग को प्रमोट कर रहे हो, आप दोनों पार्टीज के बीच में, दोनों कम्युनिटीज के बीच में इल विल को प्रमोट कर रहे हो, आप पार्टीज के बीच में, आप क्लासेस के बीच में दुश्मनी प्रमोट कर रहे हो, तो कोई भी बंदा जो कि मेक करता है, पब्लिश करता है, सर्कुलेट करता है कोई भी ऐसी स्टेटमेंट या कोई भी ऐसी रिपोर्ट, कोई भी ऐसा र्यूमर जो कि अलार्मिंग न्यूज बन सकती है और उसकी इंटेंशन क्या है कि वो क्रिएट करे या फिर प्रमोट करे कोई भी ऐसी बात, या फिर वो क्या करे, वो एनिमिटी को उकसाए, एनिमिटी को प्रमोट करे किसी भी ग्राउंड पे, जैसे कि रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर रेजिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी या फिर कोई भी ऐसे ग्राउंड पे, और वो फीलिंग ऑफ हेट्रेड को प्रमोट करे इस कम्युनिटी के बीच में, फीलिंग ऑफ इलविल को प्रमोट करे, तो उसको कितनी सजा हो सकती है, 3 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है और बोथ भी हो सकता है। अब
कोई भी बंदा जो कि ये एनिमिटी वाली हमने बात करी, सब क्लॉज 2 में हमने पढ़ा, किसी भी ग्राउंड के ऊपर, जो हमसे सारे अभी ग्राउंड्स पढ़े, डिस्कस करें, इन ग्राउंड्स के ऊपर वो ये दो क्लासेस के बीच में, ये दो कम्युनिटीज के बीच में, ये दो ग्रुप्स के बीच में इलविल कर रहा है, हेट्रेड फीलिंग को प्रमोट कर रहा है, एनिमिटी को प्रमोट कर रहा है, और जो ये जगह है, ये जो ऑफेंस हो रहा है, ये हो रहा है एट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। तो कोई भी बंदा कोई भी ऐसा ऑफेंस करता है जो कि हमने सब क्लॉज 2 में पढ़ा, और वो जगह कहाँ है, वो जगह है कि कोई भी रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप या फिर रिलीजियस सेरेमनीज की जगह, तो उसको कितनी सजा हो सकती है, 5 साल तक की जेल हो सकती है, और प्लस फाइन भी देना पड़ सकता है। तो आपको सेक्शन 505 में ये चीज को ध्यान रखना है कि कोई भी बंदा, अगर उसका मेंजिया क्या है, अगर उसका मेंजिया है कि उसकी इंटेंशन है या फिर उसको नॉलेज है कि वो सब क्लॉज 1 में म्यूटिनी करना चाहता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में लड़ाई झगड़ा कराना चाहता है, या फिर वो ऐसे बंदे को इंटेंशन कर रहा है, पब्लिश कर रहा है कोई ऐसी बात जहां पे वो बंदा अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करे, फेल कर जाए अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। सेकेंड सब क्लॉज में वो पब्लिक को इंड्यूस कर रहा है कि कोई ऑफेंस करो अगेंस्ट द स्टेट और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को, तोड़ो फोड़ो पब्लिक का सामान। थर्ड क्लॉज में वो इंटेंशन है कि वो ऑफेंस करे किसी क्लास या कम्युनिटी के अगेंस्ट। सब क्लॉज 2 में वो दो कम्युनिटीज के बीच में एनिमिटी प्रमोट करना चाहता है किसी भी ग्राउंड पे, जो हमने अभी पढ़े, और अगर यही दो प्लेसेस के बीच में, दो कम्युनिटीज के बीच में अगर आप एनिमिटी प्रमोट कर रहे हो, और ये जो जगह है जहां पे आप ये चीज कर रहे हो वो कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है या फिर कोई रिलीजियस सेरेमनीज की जगह है, तो आप सेक्शन 505 के अंदर गिल्टी होगी। अब सेक्शन 506 क्या कहता है स्टूडेंट? सेक्शन 506 कहता है कि कोई भी बंदा अगर क्रिमिनल इंटिमिडेशन करता है अंडर सेक्शन 503, तो उसको सजा हो सकती है कितनी, 2 साल तक की जेल, जुर्माना भी देना पड़ सकता है, और दोनों भी हो सकता है। सो बेसिकली अगर वो थ्रेट कहता है, अगर वो थ्रेटन करता है कि मैं डेथ कॉज कर दूंगा या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दूंगा, और अगर ये थ्रेट टू कॉज डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट या फिर किसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा बाय फायर, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस करूंगा जिसमें मुझे सजा हो सकती है डेथ की या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, या फिर इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 साल तक की हो सकती है, या फिर किसी वुमेन के ऊपर कोई अनचेस्टी करूंगा, बेसिकली उसके ऊपर कुछ गलत एलिगेशन लगाऊंगा, उसके कैरेक्टर के ऊपर आऊंगा, तो आपके ऊपर सजा हो सकती है कितनी, 7 साल तक की, जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो बेसिकली समझने की बात क्या है कि कोई भी बंदा अगर क्रिमिनल इंटिमिडेशन करता है तो उसको सजा होती है 2 साल तक की, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन हम लोग सेक्शन 503 में पढ़ के अभी आए हैं। अगर आपने क्रिमिनल इंटिमिडेशन में क्या किया कि बेसिकली कोई बंदा थ्रेटन कर रहा है कि मैं इंजरी कॉज करूंगा, अगर वो थ्रेटनिंग है कि मैं तुम्हारी डेथ कॉज कर दूंगा, ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दूंगा, या फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी को जला दूंगा बाय फायर, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस करूंगा जहां पे मेरी पनिशमेंट हो सकती है डेथ की या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, या फिर किसी ऐसी औरत की कैरेक्टर के ऊपर उसके क्वेश्चन उठाऊंगा, उसके कैरेक्टर को चैलेंज करूंगा, तो सजा कितनी हो सकती है, 7 साल तक की सजा हो सकती है, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब कुछ केसेस जो पढ़ने हैं वो क्या है, नोबल मोहनदास वर्सेस स्टेट। इस केस में क्या बोला, जो थ्रेट है वो अपने आप में रियल होनी चाहिए, दैट द अक्यूज मींस व्हाट ही सेज, बेसिकली कोई भी एम्बिगुअस चीज नहीं होनी चाहिए, क्लियर स्पष्ट बात होनी चाहिए, जो भी बात है वो ये होनी चाहिए कि वो रियल सेंस में है, वो सिर्फ बोलने के लिए थ्रेटनिंग नहीं हो रही है, रियल सेंस में है। जो भी अक्यूज बोल रहा है, अगर वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारा घर जला दूंगा, तो मतलब उसका वही है कि मैं घर जला दूंगा। दूसरी बात क्या होना चाहिए, थ्रेटन, जो बंदा जिसको आप थ्रेटन कर रहे हो वो एक्चुअली में डरना चाहिए, वो एक्चुअली में उस भय के अंदर आना चाहिए, और उस भय के अंदर आके उस डर के मारे में ही उसको कोई भी चीज को करना है जो कि वो लीगली बाउंड नहीं था करने के लिए, या फिर कोई ऐसी चीज नहीं करनी जो कि वो लीगली बाउंड था करने के लिए, तो हम बोलेंगे कि ये एक्चुअली में क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो रहा है। सेकेंड केस जो आपको देखना है वो है अमूल्य कुमार बेहरा वर्सेस नागर घाना बेहरा। क्या बोला इस केस में कि इंटेंशन जो अक्यूज की होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि आप सामने वाले के मन में भय पैदा करो, अलार्म कॉज करो, और क्या मतलब होना चाहिए कि आप सामने वाले को मेंटल टेंशन दे दो, एंजाइटी दे दो, उसको वो डर जाए, घबरा जाए, और घबरा के आपकी बात मान जाए, चाहे उसका कॉन्सिक्वेंस हो या फिर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप सामने वाले के मन में भय पैदा करो, उसको अलार्म कॉज करो, तो आप गिल्टी हो गए अंडर दिस सेक्शन। अब कुछ
कुछ आगे के सेक्शंस जो हमें आज कवर करने हैं वो क्या है, सेक्शन 507 कहता है अगर आप एक अनोनिमस कम्युनिकेशन के द्वारा क्रिमिनल इंटिमिडेशन करते हो। अनोनिमस कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, बेसिकली अगर आप कोई ऐसी कम्युनिकेशन है जो पता नहीं चल पा रहा कि सेंडर कौन है, किसने वो कम्युनिकेशन भेजी है, बट उस कम्युनिकेशन के द्वारा आप सामने वाले को धमकी करते हो। जैसे कि सोचो कि आपको एक लेटर मिले जहां पे वो आपको बोले कि मैं तुम्हारा शुभचिंतक बोल रहा हूं, अगर कल तक तुमने मेरे घर पे 1 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, जो कि इसे फलाना फलाना कॉलेज में पढ़ता है। तो ये एक जो सेंडर है वो कौन है हमें नहीं पता, बट ये जो लेटर है ये अपने आप में मेरे मन के अंदर टेंशन लेके आ रहा है, मेरे दिमाग के अंदर फियर क्रिएट कर रहा है मेरे बच्चे के लिए। तो ये क्या हुआ, सेक्शन 507 हुआ। 508 में एक्ट कॉज होता है और आप उससे इंड्यूस करते हो एक पर्सन को बिलीव करे दैट आपको वो ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो डिवाइन डिस्प्लेजर हो जाएगा। तो जैसे कि आप जानते हो कि इंडिया में बहुत ज्यादा धर्म की बात होती है, रिलीजन की बात होती है। रिलीजन को फॉलो करना, रिलीजन में बिलीव करना कोई गलत बात नहीं है, बट कई लोग इसका फायदा भी उठाते हैं और क्या बोलते हैं, अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो भगवान बुरा मान जाएंगे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो भगवान तुमसे गुस्सा होकर तुम्हारा ये गलत कर देंगे। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो सेक्शन 508 के अंदर आप गिल्टी होगे। 509 में कहता है कि आपका एक्टस रियस क्या है, आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल करते हो, साउंड करते हो, जेस्चर करते हो या ऑब्जेक्ट करते हो और आपकी इंटेंशन क्या है, आपका मेंजिया क्या है कि वो वर्ड सामने वाला इंसान सुने, वो जो एक्ट है सामने वाला इंसान देखे, और जो भी आपका वो जेस्चर है वो किसी की प्रिवेसी को इंट्रूड करे। तो बेसिकली जब आप क्या कर रहे हो, वर्ड, जेस्चर या फिर एक्ट के द्वारा इंटेंट करते हो टू इंसल्ट क्या, मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। जब हम लोगों ने स्टूडेंट्स करे थे हमारे सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो हमने बोला था कि जो एक फीमेल होती है उनका सेक्स ही अपने आप में उनकी मॉडेस्टी को लेके बात होती है। अगर आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हो, कोई भी ऐसा वर्ड यूज करते हो, साउंड बनाते हो, जेस्चर करते हो, ऑब्जेक्ट करते हो, जो कि वो सुने, जो कि वो देखे और उनकी प्राइवेसी को इन्वेड करे और वो उनको इंसल्ट करे, उनकी मॉडेस्टी को आउटरीच करे, तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो एक ऑफेंस अंडर सेक्शन 509। 510 के अंदर अगर कोई भी बंदा अल्कोहल की कंडीशन में ड्रंकर्ड है और वो मिसकंडक्ट करता है पब्लिक के अंदर, तो वो 510 के अंदर गिल्टी होगा। तो बेसिकली सेक्शन 507 क्या कहता है, कोई भी बंदा अगर क्या कर रहा है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहा है और अनोनिमस कम्युनिकेशन के द्वारा कर रहा है, या फिर वो प्रिकॉशन ले रहा है कि वो अपने नाम को, वो अपने एड्रेस को कंसील कर पाए और सामने वाले को ना पता चले कि किसने ये चीज करी है, तो वो गिल्टी होगा अंडर दिस सेक्शन। क्या सजा हो सकती है, उसको 2 साल की सजा हो सकती है, इन एडिशन टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस बाय द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। तो जो उसको 506 में सजा हुई है उसके एडिशन में उसको 2 साल की सजा और हो सकती है। अब आपको क्या देखना है, हमें पढ़ना है इंसल्ट। इंसल्ट वाले सेक्शंस कौन से हैं, 504, 509, ठीक है। तो 504 में अगर आप इंटेंशनली, आपका मेंजरिया है और आप इंटेंशनली किसी की इंसल्ट करते हो और आप प्रोवोक करते हो किसी बंदे को इंटेंडिंग या फिर नॉलेज के साथ कि ऐसी प्रोवोकेशन से जो हमारी स्टेबिलिटी है, जो हमारी हार्मनी है, जो हमारा पीस है, उसको आप तोड़ दोगे, ब्रेक कर दोगे, ब्रीच कर दोगे, तो आपको सजा हो सकती है 2 साल तक की जेल और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं कि आप इंटेंशनली किसी की बेइज्जती करते हो, उसको इंसल्ट करते हो और आप उसको प्रोवोक करते हो कि सामने वाला जो बंदा है इंटेंशनली या फिर नॉलेज के साथ कोई ऐसा एक्ट करेगा जिससे कि वो जो पब्लिक पीस है, पब्लिक हार्मनी है, पब्लिक स्टेबिलिटी है, उसको तोड़ देगा, उसको ब्रेक कर देगा, तो आप गिल्टी होगे अंडर सेक्शन 504। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ये है कि आपको प्रिवेंट करना है ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से जिससे कि आप सामने वाले को इतना ज्यादा प्रोवोक कर दो कि वो जो है वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक पीस, पब्लिक हार्मनी, पब्लिक स्टेबिलिटी को तोड़ दे, उसको ब्रीच कर दे और उथल पुथल पैदा कर दे। अब इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या कहते हैं, इंटेंशनली आप सामने वाले की इंसल्ट कर रहे हो और उसको प्रोवोक कर रहे हो। तो पहली बात, इंटेंशनली इंसल्ट होना जरूरी है। इंटेंशनली इंसल्ट का क्या मतलब है, आप उसका मॉरल कैरेक्टर या फिर उसका इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, उसकी क्रेडिबिलिटी को लोअर कर रहे हो दूसरों की आंखों में,
ठीक है। आप इंसल्ट का क्या मतलब है, आप उसकी डिग्निटी को, उसकी इज्जत को, उसकी रिस्पेक्ट को लोअर कर रहे हो। इंसल्टिंग अपने आप में किसी भी अब्यूसिव लैंग्वेज के द्वारा हो सकती है, वल्गर लैंग्वेज के द्वारा हो सकती है, आपके वर्ड्स के द्वारा हो सकती है, आपके कंडक्ट के द्वारा भी हो सकती है, आपके बिहेवियर के द्वारा भी हो सकती है। इंटेंशनली इंसल्ट अपने आप में एक ऑफेंस नहीं है, बट इंटेंशनली इंसल्ट इतना ज्यादा हो रहा है कि आप उस बंदे को प्रोवोक कर रहे हो कि वो जो पीस है उसको ब्रेक कर दे, डिस्टर्ब कर दे, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस बन जाएगा। तो अब्यूसिव वर्ड्स अपने आप में इंसल्ट नहीं है, बट अगर वो अब्यूसिव वर्ड्स ऐसे हैं जहां पे आप सामने वालों के दूसरों के सामने उसकी इमेज को लोअर कर रहे हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई फ्रेंड्स अपने आप लोकली जब बात करते हैं वो एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, अब्यूसिव वर्ड्स यूज करते हैं, वो अपने आप में इंसल्ट नहीं है। बट जब आप किसी अनफ्रेंडली रिलेशनशिप में, या फिर आपकी इंटेंशन ऐसी थी कि आप सामने वालों की नजर में उसकी इमेज को लोअर करना चाहते हो, तब वो इंसल्ट माना जाएगा। तो इंटेंशनली आप इंसल्ट कर रहे हो और आपको पता है, आपको इंटेंशन है या फिर आपको नॉलेज है कि इस प्रोवोकेशन से, इस इंसल्ट से ये जो है ना, ये पीस को डिस्टर्ब कर देगा कम्युनिटी में, या फिर कोई ऑफेंस कर देगा, तो आप गिल्टी हो गए अंडर दिस सेक्शन। तो जब बंदा इंटेंशनली इंसल्ट करता है किसी की, और उसको इंटेंशन है या फिर उसको नॉलेज है कि इस इंसल्ट के बाद वो क्या करेगा, वो जो बंदा है सामने वाला जिसकी आपने बेइज्जती करी है, वो पब्लिक पीस को ब्रेक कर देगा या फिर कोई ऐसा ऑफेंस कर देगा, तो आप गिल्टी हो गए अंडर दिस सेक्शन। अब क्या एक बंदे के लिए इंसल्ट होगा और क्या नहीं होगा? क्या एक बंदे को इतना प्रोवोक कर देगा कि वो पीस को ब्रीच कर दे? क्या एक बंदे को इतना प्रोवोक कर देगा कि वो पब्लिक स्टेबिलिटी को हिला दे या फिर ना हिलाए? ये सब कुछ कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। ये नहीं है 2+2=4, तो भैया अगर मैंने एक्स गाली दी है तो ब्रीच ऑफ पीस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ फैक्ट्स ऑफ ईच केस पे इवैल्यूएट करा जाता है, और ये कोर्ट्स की ड्यूटी होती है कि वो हर एक पेक्यूलियर फैक्ट को देखें और उसके बेसिस पे अपनी जजमेंट देखें। तो बेसिकली क्या देखना पड़ेगा कि उस पोजीशन क्या है उस बंदे की, उसकी क्या स्टैंडिंग है सोसाइटी में, उसकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, क्या अर्निंग कैपेसिटी है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, क्या स्टेटस है उसका सोसाइटी में। इन सब फैक्टर्स को देखना पड़ेगा जब आपको इस सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा। तो ये सेक्शन क्या चाहता है, ये सेक्शन में सबसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि आप इंटेंशनली इंसल्ट करो, और उस इंटेंशनली इंसल्ट के अंदर आके वो बंदा इतना ज्यादा प्रोवोक हो जाए कि वो एक्चुअली में कोई एक ऐसा एक्ट कर दे कि आपका पीस ब्रेक हो जाए, शांति भंग कर दे, तो वो 504 के अंदर गिल्टी हो गए। रेंजल का एक केस पढ़ते हैं। इसमें एक मीटिंग थी शेयर होल्डर्स की कंपनी के, जहां पे रिक्वेजिशन हुई बाय अक्यूज, जहां पे उन्होंने प्रपोजल किया, was made to explanation 1 accused from the company. The accused became so angry at the proposal that he was about to leave the room, और उससे पहले उन्होंने क्या बोला, you damn bloody bastards and cats, which was overheard by some of the members present over there. It was held that he had committed no offense because यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो इंसल्ट करे इन वर्ड्स को यूज करके, और वो क्या करे, वो सामने वालों को इतना प्रोवोक करे कि वो ब्रीच ऑफ पीस हो जाए। बट क्या देखा गया कि दिस वाज मेयरली एन अब्यूज, और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो बात बोल के चले गए। तो कुछ केसेस जो आपको इसमें देखने जरूरी हैं वो है पुखराज का केस, इब्राहिम का केस, मोहम्मद सबत अली वर्सेस तुलवेश्वर बोरा का केस, जोगैयक का केस, कंसी राम वर्सेस फजल मोहम्मद, जोत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इन केसेस को आपको देखना है। अब आपको क्या देखना है, जब हमने बात करी कि 499 के अंदर आपने क्या किया, 499 के अंदर आपने कोई ऐसी बात बोली जहां पे आपने कुछ वर्ड्स बोले, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करी, कुछ वर्ड्स को लिखा, कुछ पब्लिश किया, कुछ मेक किया, जहां पे आपने ऐसा इंटेंशन था कि सामने वाला या तो इंटेंशनली या तो नोइंगली या तो रीजन टू बिलीव के साथ सामने वाले की जो रेप्यूटेशन है उसको आप हार्म कॉज करना चाहते थे, तो आपने डेफेमेशन किया। 504 के अंदर हमने अभी अभी पढ़ा कि आपने इंटेंशनली क्या किया, आपने सामने वाले की बेइज्जती करी, इंसल्ट किया कि वो इतना प्रोवोक हो जाए कि वो ब्रीच ऑफ पीस कर दे या फिर कोई ऑफेंस कमिट कर दे। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, इनको भी देखना जरूरी है। जो डिफरेंस है इस सेक्शन के बीच में और डेफेमेशन के बीच में वो क्या है कि डेफेमेशन में आप पब्लिकेशन टू द प्रोसिक्यूटर अलोन इज नॉट सफिशिएंट. Such an imputation could not be said to harm the reputation of the person, but under this section it would be complete offense. तो बेसिकली यहाँ पे जब आप डेफेमेशन कर रहे हो, पब्लिकेशन कर रहे हो उसी बंदे के अगेंस्ट, तो वो अपने आप में डेफेमेशन नहीं होगा, डेफेमेशन होगा अगेंस्ट द वर्ल्ड। तो बेसिकली जब आपने कोई ऐसी बात बोली उसकी रेपुटेशन हार्म करने के लिए, दुनिया वालों को बोली, तो वो डेफेमेशन होगा। बट यहाँ पे आपने
एक्स की बेइज्जती करी और उसने क्या किया, इंसल्ट किया, और आपने उसने प्रोवोक कर दिया ब्रीच ऑफ पीस। तो यहाँ पे 504 अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। बट इंसल्ट अगर आप एक्स की ही कर रहे हो, लोगों को नहीं पता चल रहा, उसका मॉरल कैरेक्टर, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्रेडिबिलिटी में मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये डेफेमेशन नहीं होगा। तो अब आपको क्या देखना है, सेक्शन 509, यहाँ पे आपकी इंटेंशन थी कि आप किसी औरत की मॉडेस्टी को आउटरेज करना चाह रहे थे, इंसल्ट करना चाह रहे थे, बेइज्जती करना चाह रहे थे, और उसके लिए आपने कोई वर्ड्स बोले या फिर कोई इशारे करे, जेस्चर्स करे, साउंड्स क्रिएट करे, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को एग्जिबिट किया, और ऐसी चीज आपकी इंटेंशन थी कि ये औरत सुने या फिर देखे, या फिर आपने इसकी प्रिवेसी में इंट्रूड किया, तो आपको सजा हो सकती है 1 साल तक की, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं कि सबसे पहले आपकी इंटेंशन, आपका मेंसरिया था कि आप इस औरत की मॉडेस्टी को, इस औरत की फेमिनिटी को, इस औरत के सेक्स को आप इंसल्ट करना चाहते थे। इंसल्ट आपने कैसे किया, आपने कोई वर्ड्स बोले, अटर करे, या फिर आपने कोई साउंड बनाई, या फिर आपने कोई जेस्चर किया, कोई ऑब्जेक्ट दिखाया, और आपकी इंटेंशन थी कि ये औरत जो है ना, ये सारी चीजों को देखे, सुने, ये ऑब्जेक्ट को देखे, और इससे आपने इसकी प्रिवेसी को इंट्रूड किया, इंटरफेयर किया, तो आपने की है इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। अब ये सेक्शन क्या है, दिस सेक्शन इज इनैक्टेड बिकॉज इट कॉजेज अनॉयंस टू द वुमन, एंड देयरफॉर अपने आप में ये एक स्पेसिफिक सेक्शन बन जाता है जब हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट और अनॉयंस की बात करते हैं। ये सेक्शन इंटेंशन है अगर आपकी कि आप सामने वाली औरत की मॉडेस्टी को इंसल्ट करना चाहते हो, ये अपने आप में एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट बन जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बनता है। इट डज नॉट रिक्वायर दैट ये वुमन शुड हियर द इंसल्टिंग वर्ड्स या फिर सी द एक्शन। इंटेंशन है अगर आपकी, तो आप अपने आप में इसमें गिल्टी होगे। वर्ड मॉडेस्टी डज नॉट कॉन्टेम्पलेट द सेक्सुअल रिलेशनशिप, इट मीन्स इनडिसेंसी। बेसिकली आपका जब हम बात कर रहे हैं मॉडेस्टी की, तो वो एक वुमन की सेक्स से रिलेटेड होता है, एक वुमन की डिसेंसी से रिलेटेड होता है, उसकी बॉडी से रिलेटेड होता है, उसकी अपीयरेंस से रिलेटेड होता है, उसके थॉट से रिलेटेड होता है, उसकी आउटलुक से रिलेटेड होता है। तो ये बहुत ही वाइडर कॉनोटेशन है, बहुत ही वाइड टर्म है, और आप इसको एक लिबरल इंटरप्रिटेशन देंगे, आप इसको एक नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं देंगे। रूपन दियो बजाज वर्सेस गिल केपीएस, इस केस में आपको क्या देखना है, 1996 का केस है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। जो टॉप मोस्ट स्टेट पुलिस ऑफिसर था, उनके ऊपर एलिगेशन थी कि उन्होंने एक पार्टी के अंदर एक सीनियर लेडी पुलिस ऑफिसर के बट के ऊपर स्लैप किया था, ठीक है। तो ऑन हर पोस्टीरियर पार्ट इन प्रेजेंस ऑफ एन इलीट गैदरिंग, एक पार्टी के अंदर उन्होंने पैट किया था। तो क्या बोला गया, दैट इट वाज हेल्ड दैट दिस एक्ट अमाउंटिंग टू आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ लेडी ऑफिसर। तो बेसिकली जब आप कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हो जहां पे आप उसकी प्रिवेसी को इन्वेड कर रहे हो, आप उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, तो आप गिल्टी हो गए। तो रूपन दियोल बजाज वर्सेस गिल केपीएस, ये जजमेंट आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। और क्या ध्यान रखना है, एक स्टेट के पुलिस ऑफिसर ने, टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर था, उसने दूसरी सीनियर लेडी ऑफिसर को बम पे, बट पे स्लैप किया था, पैट किया था, और ये अपने आप में क्या माना गया था, इंटेंशनली इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। अब आपको क्या देखना है कि कोई भी अगर मैन आउटरीच कर रहा है मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, एक्सपोजेस हिज पर्सनल इनडिसेंटली टू हर, या फिर ऑब्सीन वर्ड्स बोलता है जहां पे इंटेंशन है कि वो ये बातें सुने, या फिर उसको कोई ऐसी ऑब्सीन ड्राइंग दिखाता है, तो वो इस सेक्शन के अंदर गिल्टी होगा। यहाँ पे अगर आप किसी औरत की प्रिवेसी के अंदर भी इन्वेड कर रहे हो, इंट्रूड कर रहे हो, और आपकी इंटेंशन है कि उसकी मॉडेस्टी हर्ट हो जाए, तो भी आप 509 के अंदर गिल्टी होगे। प्रेमानुन दाहो साहो वर्सेस ब्रीमदा चंग, यहाँ पे एक जो बंदा था, एक मैन था, वो एक औरत के घर पे जहाँ पे 4 औरतें रहती थी, मिडनाइट में घुस जाता है, तो ही वाज हेल्ड गिल्टी अंडर दिस सेक्शन। क्योंकि जब आप एक औरत के घर में घुस रहे हो, मिडनाइट में घुस रहे हो, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन घुस रहे हो, तो क्या माना जाएगा कि आप उसकी प्रिवेसी को इन्वेड कर रहे हो। केसेस जो आपको पढ़ने हैं वो है फियाज मोहम्मद, तारक दास गुप्ता, बालमुकुंद राम वर्सेस घनश्याम राम, बांके वर्सेस स्टेट। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, एक बार उसको रिवाइज करना जरूरी है। तो हमने आज 503 सेक्शन पढ़ा, जहाँ पे हमने क्रिमिनल इंटिमिडेशन पढ़ा कि क्या होता है,
क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता है कि अगर आप थ्रेटन कर रहे हो किसी बंदे को कि मैं इंजरी कॉज करूंगा, किसको, तेरी बॉडी को, तेरी प्रॉपर्टी को, या फिर तेरी रेपुटेशन को, तेरी को टू ओन या फिर ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन, और इंक्लूड क्या करता है, डेड पर्सन को भी इंक्लूड करता है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको अगर थ्रेटन कर रहे हो तो आप गिल्टी हो अंडर क्रिमिनल इंटिमिडेशन। आप उसको क्या फोर्स करते हो कि वो कोई ऐसा एक्ट करे नॉट लीगली बाउंड टू डू, ओमिट करे कोई ऐसा काम करने के लिए विच ही वाज लीगली बाउंड टू डू, या फिर उससे अलार्म कॉज करते हो, अलार्म कॉज करते हो, उसको डराते हो, धमकाते हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अब क्या समझना जरूरी है कि यहाँ पे अगर आप उसके मन में वो भय पैदा कर रहे हो, फियर पैदा कर रहे हो, तो ये अपने आप में बहुत ही इसेंशियल इंग्रेडिएंट बन जाता है। 503 की जो पनिशमेंट है वो कहाँ दी हुई है, 506 के अंदर हमने इसकी पनिशमेंट पढ़ी है, जो है 2 साल तक की जेल या फिर जुर्माना भी देना पड़ सकता है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, 504 में आपने ये पढ़ा कि अगर आप इंटेंशनली किसी की इंसल्ट करते हो और आपकी इंटेंशन है कि वो क्या करे, आप उसको प्रोवोक करो और वो प्रोवोकेशन में आके ब्रीच ऑफ पीस कर दे या फिर और कमिट एन ऑफेंस, तो आप गिल्टी होगे अंडर सेक्शन 504। 504 वर्सेस 499 भी हम लोगों ने देख लिया कि क्या डिफरेंस है इनके बीच में। देन हमने पढ़ा 505 के अंदर कि अगर आप कोई भी ऐसी स्टेटमेंट मेक करते हो, पब्लिश करते हो, सर्कुलेट करते हो, कोई भी र्यूमर को, कोई भी रिपोर्ट को, और आपकी इंटेंशन क्या है कि आप पब्लिक मिसचीफ कॉज करना चाह रहे हो, तो आप गिल्टी हो गए अंडर 505। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, 507 के अंदर अगर आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहे हो अनोनिमस कम्युनिकेशन के द्वारा, बेसिकली अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। 508 में एक चीज जो आपको और देखनी है, 508 का सेक्शन हम लोगों ने छोटे फॉर्म में किया। 508 में आपको क्या देखना है कि अगर आप वॉलंटरीली कॉज कर रहे हो या फिर सामने वाले को बिलीव करा रहे हो, कोई ऐसा काम करने के लिए उसको फोर्स कर रहे हो और उसको क्या कह रहे हो कि अगर तूने ये काम नहीं किया ना तो डिवाइन डिस्प्लेजर हो जाएगा, डिवाइन डिस्प्लेजर हो जाएगा, भगवान तुझसे नाराज हो जाएगा, तेरे बच्चे का बुरा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो आप गिल्टी हो अंडर सेक्शन 508। 509 में आप इंटेंशनली इंसल्ट कर रहे हो मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन की, और 510 के अंदर अगर कोई भी बंदा ड्रंकर्ड पोजीशन में है और वो मिसकंडक्ट करता है पब्लिक में, मिसकंडक्ट करता है कहाँ, पब्लिक में, तो उसको सजा होगी 510 के अंदर। तो ये कुछ सेक्शंस थे जो आज हम लोगों ने कवर करे स्टूडेंट्स। और आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, चैप्टर नंबर 22 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा सेक्शंस नहीं है बट मजेदार सेक्शंस हैं, समझने में बहुत मजा आता है अगर आप इन एग्जाम्पल्स के साथ, इन इलस्ट्रेशंस के साथ, इन केस लॉज के साथ इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हमारी PW की ऐप डाउनलोड करनी है, लॉ जाना है, फाउंडेशन बैच सिलेक्ट करना है और फिर सिलेक्ट करना है IPC को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग ये क्लास लेक्चर को दोबारा देख सकते हो और रिवाइज कर सकते हो, आप क्लास नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो और आप डेली प्रैक्टिस पेपर्स जो कि DPPs होते हैं इनको सॉल्व कर सकते हो और क्विज भी अवेलेबल होती है। तो जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशंस पढ़ते हैं, केस लॉस पढ़ते हैं, उसके बाद जरूरी होता है कि हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर ले सो दैट हम अपने दिमाग की चीज को अप्लाई कर सके और समझ पाए कि हमारा कहाँ पे नुकसान हो रहा है, कहाँ पे हमारी गलती हो रही है। तो आप लोग ये सब कुछ करें और आप लोग टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर ले जिससे कि आप लोग रेगुलरली अपडेटेड रहें कि लॉ वाला एक्चुअली में आपके लिए क्या क्या कर रहा है। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट एंड मुझे जल्द मिले मेरे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में।
Thank you so much for today's session, students. All the best.